हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक प्रदूषण है उसका दूसरा भाग करेंगे। आज हमारा चर्चा का विषय एयर पॉल्यूशन रहेगा। हम लोग ये देखेंगे कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। तो ये आज हम लोग का दूसरा भाग होगा। पहला भाग हम लोग प्रदूषण या पोल्यूशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे चर्चा किए थे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं कि जो बच्चों नहीं देख सके वो पहला वीडियो भी, पहला भाग भी देख सकते हैं। तो चलिए, आज का जो विषय है एयर पोल्यूशन है, वायु प्रदूषण है, और इसमें दो सैंपल स्टडी हम लोग देखेंगे कि दो महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन सा है। तो एक हम लोग थर्मल पावर प्लांट का उदाहरण लेंगे, एक हम लोग विद्युत संयंत्रों का उदाहरण लेंगे, और दूसरा ऑटोमोबाइल वाहन। ये दो स्रोत हैं जिससे कि वायु प्रदूषण होता है। आज का हमारा चर्चा का जो पहलू है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पृष्ठभूमि से है। मतलब हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ज्ञान को इस्तेमाल करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि वायु प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। हाउ वी कैन कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। पहले भी जैसा बात कर चुके हैं बच्चों कि ये टॉपिक मेंस के लिए और पीटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, और खास करके 66 बीपीएससी मेंस के लिए आपके लिए हम क्वेश्चन पहले भी चर्चा किए थे कि इस तरह का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे आप। हिंदी में फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। हाल ही में लैंसेट स्टडी के अनुसार भारत में हर 8 में से 1 मौत वायु प्रदूषण के कारण होती है। भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारणों और पर्यावरणीय और स्वास्थ्य प्रभावों की जांच करें। इंग्लिश में इसको समझते हैं। एज पर द रिसेंट लैंसेट स्टडी, 1 out of every 8 deaths in India is attributable to air pollution. Examine the causes and the environmental and health impacts of rising air pollution in India. एक तरह का ये क्वेश्चन पे भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बिहार टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। भारत और बिहार सरकार द्वारा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो 66वां बीपीएससी मेंस के लिए इस तरह का क्वेश्चन यदि आप प्रिपेयर करेंगे तो ये आपको बहुत ही मदद करेगा। चलिए, अब हम लोग अपने चर्चा पे आते हैं। आई डॉक्टर राकेश सिंह वेलकम ऑल ऑफ यू टू KSIS Academy, Patna. So let's study together. Let's work harder to prepare ourselves for the forthcoming 66th BPSC Mains Examination. पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ये चर्चा किए थे कि एक कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम लोग कहते हैं प्रदूषक। एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग हिंदी में प्रदूषक कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। अब देखिए, जब जो भी आपके प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ता है वो प्रदूषक है। आज कोरोना भी आपके लिए एक प्रदूषक है, क्योंकि आपका जो नेचुरल बैलेंस है, आपका जो प्राकृतिक संतुलन है, जो प्रकृति आपको एक संतुलित रासायनिक, जैव रासायनिक, फिजिकल, केमिकल फैक्टर्स बना के आपके पर्यावरण में दी है, उस पर्यावरण को जो असंतुलित करने का कोशिश करता है उसी को हम लोग पोल्यूटेंट्स इंग्लिश में बोलते हैं और प्रदूषक कहते हैं। अब प्रदूषक जैसा कि नाम है
ये ऑब्वियसली हानिकारक होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए। अब सवाल उठता है कि पहले हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी प्रदूषक किस हद तक हानिकारक हो सकता है। टू वॉट एक्सटेंट कैन अ पोल्यूटेंट बी हार्मफुल टू यू और योर एनवायरमेंट। आपके पर्यावरण में आपके जीव भी आते हैं और निर्जीव भी आते हैं, लिविंग बींग्स भी आते हैं और नॉन लिविंग बींग्स भी आते हैं। तो प्रदूषक की हानिकारक प्रभाव को 3 आधार पे नापा जाता है। एक कि किस हद तक वो प्रदूषक की सांद्रता है, और प्रदूषक की सांद्रता इसको हम लोग एक अलग कॉन्सेप्ट के तहत भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जितना कॉन्सेंट्रेशन हो पॉल्यूटेंट का आपके वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, आपके पर्यावरण में, उतना ही ज्यादा वो घातक होता है। दूसरा जो कारक है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, जिसको हिंदी में हम लोग उद्वासन काल कहते हैं, कि वो प्रदूषक के सामने आप कितने देर तक एक्सपोज रहें, कितने देर तक आप उसके सामने रहें। मान लीजिए कोई किसी को कोरोना हो गया हो, तो कोरोना पेशेंट के साथ आप कितने देर तक रहें। और तीसरा जो कारक है प्रदूषक के हानिकारक प्रभाव को एस्टिमेट करने का, अनुमान लगाने का, वो है खुद वो जीव। क्या आपका उम्र 18 साल है, क्या आपका उम्र 55 साल है, क्या आपका उम्र 80 साल है, या क्या आप मानव जाति में हैं, क्या आप कोई पौधा है, प्लांट है। तो जीव के आधार पे भी, ऑर्गेनिजम्स के आधार पे भी प्रदूषण में प्रदूषक के रोल को हम लोग नापते हैं। तो 3 कारक है जिससे कि प्रदूषण को आंका जा सकता है। वो एक है प्रदूषकों की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, दूसरा है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, उद्वासन काल, और तीसरा है द ऑर्गेनिज्म, जीव। चलिए अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आज हम लोग प्रदूषण के 2 स्रोत को, चूंकि वायु प्रदूषण हमारा टॉपिक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो 2 सैंपल स्टडी करेंगे। तो पहला जो महत्वपूर्ण स्रोत या कहिए सबसे जो प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत आप कह सकते हैं, वो है आपका थर्मल पावर प्लांट, जिसको हिंदी में हम लोग ताप विद्युत संयंत्र कहते हैं। तो ये है ताप विद्युत संयंत्र, और इसका ये चिमनी है, और इससे देखिए ये आपका प्रदूषक बाहर निकल रहा है। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में धूम्र स्तंभ, या इसको कहते हैं धुएं की नाल। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको स्मोक स्टैक्स। यू कैन से दैट स्मोक स्टैक्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स और स्मेल्टर्स, they release particulate and gaseous air pollutants together with harmless gases। हम लोग ये कह सकते हैं कि ये विद्युत संयंत्र हैं, जो ताप विद्युत संयंत्र हैं, इनके धूम्र स्तंभ से बहुत सारे ऐसे प्रदूषक निकलते हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक है। तो चलिए हमारी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, और इसमें हम लोग ये बात करते हैं कि क्या इस धुएं में सिर्फ हानिकारक गैस है, या कुछ ऐसे भी गैस हैं जो आपके लिए हानि नहीं करते हैं। कहने का मतलब कि वी विल सी दैट देयर सम गैसेस दैट आर नॉट हार्मफुल, दे आर हार्मलेस गैसेस। तो पहला जो हम लोग श्रेणी रखते हैं कि इस तरह के संयंत्रों से, इस तरह के पावर प्लांट से कुछ हार्मलेस गैस या हानि रहित गैस भी निकलती है, जैसे कि आपका नाइट्रोजन जानते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है पौधों के लिए। नाइट्रोजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट एलिमेंट फॉर प्लांट्स। और ऑक्सीजन भी इस तरह के संयंत्रों से, इस तरह के ताप विद्युत संयंत्रों से ये निकलती है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 हानि रहित गैस है, 2 हार्मलेस गैसेस है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है पार्टिकुलेट मैटर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप लोग के लिए। इसके लिए हम एक अलग वीडियो कल
आपको मिल जाएगा। तो पार्टिकुलेट मैटर को फिलहाल ये समझिए, जिसको हिंदी में हम लोग कणिका तत्व कहते हैं। आप पीएम भी सुनते होंगे, पीएम शब्द अखबार में इस्तेमाल किया जाता होगा। ये होता क्या है, लिख लीजिए। सल्फेट, नाइट्रेट्स, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, ब्लैक कार्बन, खनिज धूल। सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, ब्लैक कार्बन, खनिज धूल यानी मिनरल डस्ट, ये सब जो है, जल भी है ना, वाटर वेपर। तो जल, ये सारा जो है कणिका तत्व के उदाहरण है। ये बहुत ही अत्यधिक हानिकारक वायु प्रदूषक हैं। दे आर वेरी एक्सट्रीमली हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट्स। ये फेफड़ों में एकत्रित हो जाते हैं, आपके लंग्स में जाके बैठ जाते हैं, और एक बार लंग्स में बैठ गए तो श्वसन संबंधी रोग हो जाता है, आपको हार्ट रिलेटेड डिजीज हो जाएगा, हृदय संबंधी रोग हो जाएगा, और कैंसर की संभावना को यह बढ़ा देता है। तो पहला जो श्रेणी जो आपके इस तरह के थर्मल प्लांट से निकलता है वो होता है हार्मलेस गैस, यानी अहानिकारक गैस, जो कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। दूसरा निकलता है पार्टिकुलेट मैटर्स, कणिका तत्व। और तीसरा जो है गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स निकलता है, गैसीय वायु प्रदूषक। चलिए आगे के स्लाइड्स में हम लोग गैसीय वायु प्रदूषक का उदाहरण देखते हैं और इसका हानिकारक प्रभाव देखते हैं। लेट्स सी एग्जांपल्स ऑफ गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स एंड इट्स एग्जांपल। पहला जो उदाहरण है वो है बेंजीन। बेंजीन भी इस तरह के पावर प्लांट से निष्कासित होता है और बेंजीन से रक्त कैंसर हो जाता है। ये बेंजीन है और बेंजीन से आपका ब्लड कैंसर होने की संभावना बहुत ही प्रबल हो जाती है। दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड। एयर पॉल्यूटेंट में, वायु प्रदूषकों में सबसे ज्यादा हानिकारक है ये। इट इज द मोस्ट हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट। आपके आंख में जलन हो सकता है, दम्मा हो सकता है, खांसी हो सकता है, फेफड़ों में रोग हो सकता है, सिर में चक्कर आ सकता है, सांस में कठिनाई आ सकता है। ये इतना हार्मफुल गैस है और इसका प्रभाव इतना कठोर होता है कि ये पत्थर को भी तोड़ तोड़ के रख सकता है। इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड को कुकिंग गैस भी कहते हैं। यदि सल्फर डाइऑक्साइड आप इनहेल करते हैं, यदि आप इसको श्वसन के द्वारा अपने शरीर में लेके जाते हैं, तो आपको श्वास संबंधी जो है बहुत सारी बीमारी होना निश्चित है। तीसरा जो है वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? हाउ डज इट ओरिजिनेट? तो इस गैस की उत्पत्ति जीवाश्म ईंधनों से होती है, फॉसिल फ्यूल से होती है। इंग्लिश में फॉसिल फ्यूल कहते हैं और हिंदी में इसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब देखिए, यदि जीवाश्म ईंधन पूर्ण रूप से दहन हो जाए तब कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलता। याद रखिएगा, तत्व बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि फॉसिल फ्यूल का यदि 100% कंबंशन हो जाए, जीवाश्म ईंधन यदि पूर्ण रूप से दहन हो जाए, तो किसी तरह का फिर दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तब होता है जब ये इनमें अपूर्ण दहन होती है, मतलब पूर्ण रूप से ये जलते नहीं हैं। और जब पूर्ण रूप से जलते नहीं हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ये निकलता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है, ये प्लांट्स के लिए, वनस्पति के लिए उतना हानिकारक नहीं है, लेकिन मनुष्य के लिए हानिकारक है। मनुष्य के लिए इसलिए हानिकारक है कि आपके हीमोग्लोबिन में जो है ये चला जाता है, और हीमोग्लोबिन में जब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड चला गया तो हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन वहन क्षमता होती है, हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होता है, वो कम हो जाता है। और जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाए
तो आपका दम घुटने लगता है, आपको सफोकेशन होता है। और चूंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसका परिणाम दम घुटना भी होता है, इसलिए इस तरह के इस गैस को दम घोटू गैस भी कहते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज सफोकेटिंग गैस। अब देखिए, यदि कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाए तो आपके सिर में दर्द होगा, हेडेक होगा। आपको कार्बन मोनोऑक्साइड आपके शरीर में चले जाए, हीमोग्लोबिन में चले जाए, तो आपको क्या है, चक्कर आना चालू होगा। आपको श्वास संबंधी समस्याएं चालू हो जाएगी। हो सकता है कि आप गिर भी जाएं, चलते चलते गिर भी जाएं, या हो सकता है कि आप जो है यू लूज योर कॉन्शियसनेस, आप जो है बेहोश भी हो जाएं, और हो सकता है कि ये मौत का भी कारण हो जाए। अगला जो है मीथेन है। अगला जो गैसियस, जो हानिकारक गैसियस गैस है, वो है आपका मीथेन। इसकी उत्पत्ति, इसका जो सोर्स है गोबर है या वनस्पति के सड़ने से होता है। अब देखिए, ये प्रत्यक्ष रूप से आपके लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये है कि ये समताप मंडल में जाता है, और समताप मंडल में यदि इसकी सांद्रता बढ़ जाती है तो इसके सांद्रता बढ़ने से जल वाष्प में वृद्धि होती है। द मोमेंट इट गोज इनटू योर एटमोस्फियर, इट इंक्रीजेज वाटर वेपर। और यदि जल वाष्प में वृद्धि होगी तो हरित गृह प्रभाव बढ़ जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा, और ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, वैश्विक ताप बढ़ जाएगा। तो ये मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस के रूप में आ जाता है। कहने का मतलब कि यदि आपका ये चला गया वायुमंडल में मीथेन, तो ये ग्रीन हाउस गैस बना देगा, यानी कि पूरा पृथ्वी का तापमान ये बढ़ा देगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आपको डायरेक्टली हार्मफुल नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से ये आपके लिए जो किसी तरह का हानि नहीं करती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन होने से क्या होता है, जो आपके वायुमंडल में ओजोन का जो परत है ये कम होने लगता है, और ओजोन के परत कम होने से सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं, जो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, पराबैंगनी किरणें, ये धरती पे पड़ने लगती है। बहुत ज़्यादा इंटेंसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाता है। और होता क्या है, इसका प्रभाव ये है कि लोगों में त्वचा कैंसर हो जाती है, स्किन कैंसर होने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं कि पौधों के लिए, प्लांट्स के लिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये भोजन का एक जो है अनिवार्य तत्व है। द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय द प्लांट्स। लेकिन यदि ये वायुमंडल में बहुत ज्यादा हो तो इससे भी हरित गृह प्रभाव पड़ जाता है, इससे भी आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ने से क्या होगा कि आपका अर्थ का टेम्परेचर, पृथ्वी का टेम्परेचर जो है बढ़ने लगेगा, ताप में वृद्धि होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्लेशियर पिघलने लगेगा, और बहुत सारा जो आप भौगोलिक परिवर्तन देखेंगे जो हमारे लिए विनाशकारी होता है। नाइट्रोजन एक आपका अहानिकारक हार्मलेस गैस है। नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण तत्व है, एक महत्वपूर्ण पादपों के लिए एक पोषक पदार्थ है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट एलिमेंट फॉर प्लांट्स। बट जब नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो है हमारे लिए हानिकारक होता है, ये जो डायग्राम है इसको अपने मेंस के आंसर में लिखिएगा। क्या होता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन और H2O से आपका एसिड प्रिपेयर कर लेता है, और ये एसिड प्रिपेयर करने से क्या होता है कि अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन हो जाती है। ताजमहल आपका सबसे अच्छा उदाहरण है इसके हानिकारक प्रभाव को बताने के लिए। और इस तरह का अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन
आपके तालाब में हो, नदी में हो, समुद्र में हो, तो वहां के जीव के लिए भी ये हानिकारक होता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड की भी अपनी जो है हानिकारक प्रभाव होती है। ये तो बच्चों हम लोग दिखा दिए कि ये सब प्रभाव है, हानिकारक प्रभाव है, वायु प्रदूषक है। लेकिन एज एन ऑफिसर, एक अधिकारी के रूप में आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि भाई इसका समाधान क्या है। आप इसको समाधान तो देना चाहिए। तो इसका समाधान जो है, यही हमारा पहलू है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र। ये जो आपका पार्टिकुलेट मैटर है, ये जो कणिका तत्व है, इसका 99% ये मशीन और ये प्रक्रिया इसको हटा देती है। तो अधिकारी के रूप में आप वायु प्रदूषण पे ये प्रोसेस को आप सजेस्ट कीजिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इस्तेमाल करना चाहिए, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसमें है क्या, देखिए, ये है एग्जॉस्ट, ये है निष्कासित टनल। इसी से वायु का जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं या कणिका तत्व होते हैं, इसी में सटे होते हैं और यहीं से ये बाहर निकलते हैं। और ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये आपका स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र है। अब इसको हम लोग समझते हैं क्या। इसको समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। आप भी अपने आंसर में कोरोना डिस्चार्ज ही लिखिएगा, या बहुत ज़्यादा आप यदि हिंदी लिखना चाहते हैं, शुद्ध हिंदी लिखना चाहते हैं, तो इसको किरीट विसर्जन कहिएगा। अब ये किरीट विसर्जन या कोरोना डिस्चार्ज होता क्या है? ये होता क्या है कि मान लीजिए कोई भी विद्युत चालक हो, है ना, या कोई भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो, बहुत ज़्यादा वोल्टेज में जा रहा हो, तो अगल बगल के तरल पदार्थ को, अगल बगल के आपके खास करके वायु को ये आयोनाइज्ड कर देता है, आयनीकरण कर देता है ना। और आयनीकरण से क्या होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है निकलने लगता है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये ऋण आवेशित होता है। और इस तरह का बहुत ज़्यादा जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, निष्कासन होता है, तो इसी को हम लोग कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं, इसी को हम लोग किरीट विसर्जन कहते हैं। ये कोरोना वायरस से अलग चीज है। अब देखिए कि ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र है, इसमें काम कैसे करता है। इसमें इलेक्ट्रोड लगा रहता है, 2 इलेक्ट्रोड है। ये देखिए, एक इलेक्ट्रोड ये है, दूसरा इलेक्ट्रोड ये है ना। तो ये इलेक्ट्रोड वायर है, या कहिए इसको हिंदी में इलेक्ट्रोड तार होता है। और इस तार से हजारों वोल्ट जो है बिजली गुजरती है। और हजारों वोल्ट बिजली गुजरने से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, कोरोना डिस्चार्ज होता है। जब ये कोरोना डिस्चार्ज होता है तो उस ताप विद्युत संयंत्र में या थर्मल पावर प्लांट का जो एग्जॉस्ट होता है, निष्कासन नली होता है, वहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो धूल कण से, पर्टिकुलेट मैटर से या कणिका तत्व से आके सट जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन कणिका तत्व से या पर्टिकुलर मैटर अंग्रेजी में इनसे सटते हैं तो ये भी नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ये भी नेगेटिव हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव हुआ। अब इसी आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र में, नीचे में इस तरह का अरेंजमेंट होता है। इसमें देखिए क्या है, इसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिंग प्लेट्स। हिंदी में इसको बोलते हैं संचायक पट्टिकाएं। हिंदी में कहते हैं संचायक पट्टिकाएं, कलेक्टिंग प्लेट्स। अब जो है
ये कलेक्टिंग प्लेट्स जो है पॉजिटिव है ना, तो वो जो नेगेटिव आपका धूलकण है इस पॉजिटिव में आके सट जाता है और ये मशीन के नीचे आके दब जाता है। इसका मतलब है कि 99% आपके एग्जॉस्ट से निष्कासित नली से जो भी पर्टिकुलेट मैटर है, जो भी एक कणिका तत्व है, जो भी हानिकारक गैस है, वो आपका मशीन के अंदर ही रह जाता है। फिर उसको आप हटा सकते हैं, उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं अपने तरीके से। इसके साथ एक और इसमें इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, मशीन लगा रहता है, प्रक्रिया होता है जिसको कि हम लोग स्क्रबर कहते हैं, मार्जक। इस तरह से वो बना रहता है। इसमें देखिए होता क्या है, ये खास करके सल्फर डाइऑक्साइड के लिए होता है। सल्फर डाइऑक्साइड के लिए क्या होता है कि एग्जॉस्ट पाइप से उस गैस को इस मार्जक या स्क्रबर में डाला जाता है और इस स्क्रबर या मार्जक में आपको पानी के फुहारे होते होंगे या वाटर, अंग्रेजी में उसको वाटर फाउंटेन कहिए, या चूने की फुहार होती है, अंग्रेजी में इसको लाइम फाउंटेन कहिए या लाइम स्प्रे ऑफ लाइम कहिए, जो नाम देना चाहते हैं आप वो दें। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसमें ये डिसॉल्व हो जाता है, इसमें घुल जाता है और ये भी हानिकारक तत्वों से ये हट जाता है। तो एक तरीके का समाधान आपके पास ये है कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाएं, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित लगाएं, जिससे कि 99% हानि को नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा जो सेक्शन है वो है ऑटोमोबाइल। ये मोटर वाहन भी वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा स्रोत है। ऑटोमोबाइल्स दे आर ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। यदि इस वाहनों में रख रखाव उचित होगा और सीसा रहित पेट्रोल या डीजल का प्रयोग करने से क्या होता है कि हानिकारक प्रदूषक की मात्रा कम हो जाती है। फिर से हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑटोमोबाइल्स में है ना, इन दिस ऑटोमोबाइल्स विथ प्रॉपर मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ lead free petrol or diesel can reduce the quantity of pollutants they emit। अब जो है हम लोग क्यों बात किए कि लेड फ्री पेट्रोल होना चाहिए, है ना, सीसा रहित पेट्रोल होना चाहिए, क्योंकि सीसा रहित पेट्रोल होने से क्या होता है कि पोल्यूटेंट्स को ये दाब देता है, इसकी मात्रा कम हो जाती है। लेकिन इसके अलावा एक अधिकारी के रूप में आप सजेस्ट करेंगे इस प्रक्रिया और यंत्र की, मशीन की, और वो उसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर्स, हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक। ये जो है ये वाहनों में लगाया जाता है और वाहनों में लगाने से क्या होता है कि पॉइजनस गैस का एमिशन रिड्यूस हो जाता है ना, इट रिड्यूसेस एमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस। ये उत्प्रेरक परिवर्तक जो है ये बहुत ही कीमती धातु प्लैटिनम, पैलेडियम और रोडियम का बना होता है। और आप जानते हैं कि प्लैटिनम, पैलेडियम जो है सोना से भी बहुत ज्यादा ये कॉस्टली होता है। इनके लगने से क्या होता है कि आपका प्रदूषक जो है दूसरे अहानिकारक तत्व में परिवर्तित हो जाता है। समझिए क्या है कि देखिए ये कैटालिटिक कन्वर्टर या उत्प्रेरक परिवर्तक में होता क्या है, ये 3 चीज का बना होता है, प्लैटिनम, पैलेडियम और रोडियम। ये 3 चीज का बना होता है। हम लोग क्या बात किए थे कि जब आपका फॉसिल फ्यूल, जब आपका जीवाश्म ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जले, पूर्ण रूप से दहन ना हो, 100% कंबंशन ना हो, तो ऐसे स्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड कितना बड़ा प्रदूषक है, हम लोग अपने चर्चा से वो साबित हो चुका है। अब होता क्या है
कि जब आप प्लैटिनम, पैलेडियम और रोडियम लगाते हैं तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस चालू हो जाता है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये आपका बनता है, बना देता है वाटर H2O, बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड, बना देता है नाइट्रोजन और बना देता है ऑक्सीजन। और ये चारों तत्व जो हैं आपके नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से के तुलना में कतई भी हानिकारक नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, यदि आप कार का इंजन स्टार्ट करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड बनना ही बनना है, क्योंकि पूर्ण रूप से दहन नहीं होता है। तो 100% कन्वर्शन के लिए यही उत्प्रेरक हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपका प्लैटिनम, पैलेडियम और रोडियम का बनता है। और इनके होने से क्या होता है कि रिडक्शन प्रोसेस से और ऑक्सीडेशन प्रोसेस से, ऑक्सीडेशन से आपका H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और रिडक्शन से आपका नाइट्रिक ऑक्साइड जो चेंज होके नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इस तरह से आप जो है वायु प्रदूषण नियंत्रित कर सकते हैं। इस लेक्चर को हम लोग 4 भाग में रखे हैं। तीसरा भाग जो है वो है पर्टिकुलेट मैटर पे, जो WHO का गाइडलाइंस है। आप पहला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि हम लोग को इंटरनेशनल दिशा निर्देश, अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश, इंटरनेशनल गाइडलाइंस के तहत भी वायु प्रदूषण को पढ़ना चाहिए। तो पर्टिकुलेट मैटर हम लोग WHO के तहत, हम लोग का तीसरा वीडियो रहेगा कि WHO के तहत पर्टिकुलेट मैटर या कणिका तत्व को पढ़ेंगे। और चौथा रहेगा हम लोग की बिहार सरकार और भारत सरकार क्या क्या कदम उठाया गया है इन बिहार सरकार और भारत सरकार द्वारा, जिससे कि वायु प्रदूषण नियंत्रित हो सके। तो 2 और वीडियो आप लोगों को मिलेगा बच्चों, जिसमें कि हम लोग WHO गाइडलाइंस को देखेंगे। और चौथा और अंतिम रहेगा कि भारत सरकार और गवर्नमेंट ऑफ बिहार का BPSC मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि क्या क्या इनका गाइडलाइंस है। इस तरह से यदि आप समझेंगे और आंसर बनाएंगे, आई एम कॉन्फिडेंट कि आप लोग को बहुत अच्छे नंबरों से आप जो है अपने BPSC के मुख्य परीक्षा को पास करेंगे। यदि अच्छा लगा आपको ये वीडियो, आशा है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।